नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिंदे खेमे के राहुल नार्वेकर बने विधानसभा स्पीकर। एमवीए का हर दांव फेल, उद्धव को फिर लगा झटका। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कानपुर से आए खंजर पाकिस्तान से मिल रही थी। हत्यारों को ट्रेनिंग, मास्टरमाइंड गौस के संपर्क में थे 40 स्लीपर सेल। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। वंशवाद पर साधा निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियों का समय हुआ खत्म। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। हत्या की धमकियों के बीच मांगी गई 4 हफ्तों की मोहलत हुई नजरअंदाज। पूर्व पीएम इमरान की पत्नी बुशरा बीबी का ऑडियो लीक, खान के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही बनाने के दिए निर्देश। और पहली खबर का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर को लेकर मची खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने बंपर वोटों से चुनाव जीत लिया और अपने प्रतिद्वंदी को 47 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। इसके साथ ही वो भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं। राहुल के सामने एमवीए ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ शिवसेना के विधायक राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एमवीए का यह दांव कामयाब नहीं हो सका और गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, राहुल नार्वेकर को स्पीकर के लिए चुन लिया गया है। यहां शिंदे टीम की फिर एक बार जीत हुई है। देखिए, ये तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिक्कत क्या है कि उद्धव ठाकरे वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट इन्होंने कर लिया। अब तक तो ये कह रहे थे कि हमारे पास कई सारे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या हुआ? आपने कहा कि भाई मुंबई एक बार आ गए, फिर देखिएगा पासा पलट जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 164 वोट्स फॉर राहुल नार्वेकर और इनके उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार थे उनको सिर्फ 107। डिफरेंस बहुत बड़ा है और इस डिफरेंस का मतलब ये है कि कल जब एकनाथ शिंदे को अपनी बहुमत को साबित करना होगा तो यही रिजल्ट आएगा। और इसलिए उद्धव ठाकरे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक तो सरकार गई, कुर्सी गई, अब स्पीकर भी उनका हो गया। मतलब ये कि किस विधायक की सदस्यता जाएगी, किसकी बचेगी, कौन चीफ व्हिप होगा, कौन पार्टी का नेता होगा सदन के अंदर, ये सारी चीज़ें अब राहुल नार्वेकर वो तय करेंगे। स्पीकर के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं कर सकता। सदन के अंदर सुपर बॉस स्पीकर होता है। अब स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का हो गया, एकनाथ शिंदे गुट का हो गया, तो उद्धव ठाकरे के हाथ से सारी चीज़ें बाहर निकल गई। और ये अंदेशा देखते हुए, भांपते हुए, शिवसेना का जो दफ्तर था सदन के अंदर, उद्धव ठाकरे की तरफ से अर्जी दी गई उसको बंद कर दीजिए, ये शिंदे वाले कैप्चर कर लेंगे जी। मतलब वो दम, वो अहंकार भी गया और सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जा रहा है। बहुत बड़ी जीत, और इस जीत स्पीकर के चुनाव के जरिए एकनाथ शिंदे ने ये बता दिया कि कल जब बहुमत साबित करना होगा तो ही विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जी बिल्कुल, उद्धव के बड़े और खोखले दावों के बीच शिंदे खेमे ने ये बड़ी जीत हासिल की और एमवीए को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी। वहीं बात करें राजस्थान की, तो उदयपुर हत्याकांड में आए दिन हत्यारों पर कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं। इस बार जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि कन्हैया लाल की हत्या में इस्तेमाल किए गए खंजर कानपुर से लाए गए थे, जिन पर हत्या से पहले उदयपुर की एसके इंजीनियरिंग नामक फैक्ट्री में धार दी गई थी। इसके साथ ही आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन भी
सामने आया है, क्योंकि हत्यारों के फोन से कुछ पाकिस्तानी मौलानाओं के भड़काऊ भाषण के वीडियो भी मिले हैं। वहीं जांच एजेंसियों को करीब 40 लोगों की जानकारी मिली है जो सभी गौस मोहम्मद और रियाज के इशारे पर स्लीपर सेल के तरह काम कर रहे थे। फिलहाल हत्या के चारों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब, 40 लोगों की जानकारी पुलिस को हाथ लगी है, सभी स्लीपर सेल थे। क्या तरीका है इन स्लीपर सेल्स को धर दबोचने का? देखिए, ये जो उदयपुर में हुआ, ऐसी ही घटना अमरावती में अमरावती में भी इसी तरीके से लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर के टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। ये स्लीपर सेल उदयपुर में भी है, जयपुर में भी होगा, अमरावती में तो है ही, और देश के किन किन शहरों में आप समझिए कि कितनी बड़ी बात एनआईए की जांच से बाहर निकल रही है। अमरावती में तो 16 साल तक दोस्त बना रहा शख्स यूसुफ नाम का, जिसने उमेश कोले के फेसबुक पोस्ट को उसने फॉरवर्ड कर दिया। किसे? तो मास्टरमाइंड को, जहां मीटिंग करके ये तय किया गया, 21 लोग वहां पे तय कर रहे हैं कि कौन क्या करेगा इस साजिश में। उदयपुर में 40 लोग, तो ये तो बड़ी चिंता वाली विषय है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपके बगल में, आपके पड़ोस में रहकर आपकी मौत की साजिश का हिस्सा बन गया। ये बहुत ही चिंताजनक खुलासे एनआईए की जांच से हो रहे हैं, और इसलिए केंद्र सरकार, तमाम राजनीतिक दल, स्टेट गवर्नमेंट, खुफिया एजेंसीज, पुलिस और तमाम वो लोग जिनके कंधों के ऊपर हिंदुस्तान की जनता की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, जिन्होंने सारी चीज़ें कह दी। अब ये स्लीपर सेल्स निकल रहे हैं। स्लीपर सेल का मतलब ये हुआ कि कई सालों से इसकी तैयारी चल रही थी कि जब यदा कदा इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो अपनी साजिशों को अंजाम दे सके। बहुत ही डिस्टर्बिंग खुलासा है, और इसके लिए पूरे देश को चौकन्ना होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, स्लीपर सेल का विषय बेहद चिंताजनक विषय है, जिसे हिंदुस्तान में शांति भंग होने से रोकने के लिए स्लीपर सेल्स पर धर दबोच करने की बहुत जरूरत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां हैदराबाद में जारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान वंशवाद पर पीएम मोदी जमकर बरसे और परिवारवादियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन परिवारवादी पार्टियों का समय खत्म हो चुका है। इसके अलावा पीएम ने हैदराबाद को भाग्यनगर बताया। इस बीच कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अगले 30 से 40 साल तक का समय भाजपा का होगा और इस दौरान भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वहीं वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को इस देश की राजनीति के लिए बड़ा अभिशाप भी बताया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने पीएम मोदी के इस बयान के रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। अभी देखिए क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर। एक अलायंस पार्टनर जो परिवारवाद से ग्रसित था, उसके एक आम कार्यकर्ता को, जो ऑटो ड्राइवर था, जो किसी नामचीन परिवार से नहीं आ रहा, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आज सदन के अंदर एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का हम धन्यवाद देते हैं, वो तो उसी से क्लियर हो जाता है। परिवारवाद और उससे नियंत्रित होने वाली पार्टियां दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए अभिशाप है। जिन जिन राज्यों में इस तरह की परिवारवादी पार्टियां हैं, आप देखिए कि क्या गर्त में वहाँ की राजनीति, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ का समाज चला गया। चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो लालू यादव हों, तमाम इस तरह की पार्टियां जिन्होंने डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने का और पैसे कमाने का जरिया राजनीति को बना दिया। तो ये एक प्रधानमंत्री शुरू से ही इस परिवारवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो लगातार इस चीज़ को देखते भी हैं। इसलिए आप देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो या पहले राष्ट्रपति का जो चुनाव हो या फिर तमाम तरह की चीज़ें जो वो करते हैं, उसमें वो साफ साफ नज़र आता है कि वो डाउन ट्रोडन जो लोग स्ट्रगल करके अपने मुकाम पे पहुंचते हैं,
उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी आउट ऑफ द वे जाकर के उनकी मदद करते हैं। उसके लिए पार्टी को नुकसान ही क्यों ना करना पड़े, अपने नेताओं को का गुस्सा ही क्यों नहीं झेलना पड़े, तो वो ये काम करते हैं। रही बात अमित शाह की, अमित शाह ने बात बहुत पते की है कि अगले 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी का ही समय रहेगा। वो इसलिए कि कुछ तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, इन अ सेंस कि इनके पास कर्मठ लोग हैं, काम करने वाले, एक वर्क कल्चर है। जो लोग इसमें राजनीति में हिस्सा लेते हैं वो फुल टाइम राजनीति ही करते हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो समीकरण, तो जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड, परिवार का कार्ड, इस तरह के खेल में उलझे हुए रहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये साफ साफ देश की जनता को समझ में आ रहा है, एक वो जो डिलीवर कर रहा है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल रखा हुआ है, जो डाउन ट्रोडन गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ सिर्फ मुंह से चपर चपर बोलने वाला काम करते हैं राजनीति में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये लोग पराजित करने की स्थिति में नहीं है, अनटिल अनलेस ये लोग भी मेहनत करें, वैचारिक रूप से जन भावनाओं के साथ अपने आप को मोड़ सकें, अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदल सकें, तब भले एक कंपटीशन हिंदुस्तान की राजनीति में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने अपने बयान से इन परिवारवादियों को फिर एक बार इनकी जगह दिखा दी है। चलिए लिए चलते हैं आपको बंगाल की तरफ। तो नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हैरत अंगेज टिप्पणी के बाद अब कोलकाता पुलिस ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता के 2 थानों की पुलिस ने नुपुर शर्मा को कुछ दिन पहले समन भेजकर उनसे वहां पेश होने को कहा था। हालांकि जान का खतरा होने के कारण नुपुर थानों में नहीं गई, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने यह नोटिस जारी किया ताकि नुपुर देश छोड़कर नहीं जा सके। डॉक्टर साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हाल में नुपुर शर्मा पर टिप्पणी कर दी और अब तुरंत बंगाल की पुलिस ने भी उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को जज साहब को बताना चाहिए, देश भर में 2000 एफआईआर हो जाए, अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दे। आप क्या चाहते हैं? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या ममता बनर्जी या कलकत्ता पुलिस या बंगाल की पुलिस ये जिम्मेदारी लेगी कि वो अगर कलकत्ता पहुंचती हैं तो उनकी जान माल की रक्षा वो करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। और जब इस तरह के जो पॉलिटिकल रूप से प्रेरित एफआईआर्स होते हैं, उसका मतलब साफ है कि आप किसी व्यक्ति को तंग करना चाहते हैं। ये इस्तेमाल होता है इसलिए अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ कह दिया तो क्या हुआ था? सैकड़ों एफआईआर जो है वो देश भर में डाल दिए गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक जगह डील करो। भाई इस देश में कानून है, एक ही अपराध के लिए 10 जगह तो केस नहीं चल सकता। ये कॉमन सेंस है या नहीं है सिस्टम को, ये समझ में नहीं आ रहा। और जहां बात एफआईआर की है, बड़े इसको कह सकते हैं बड़ी तंदुरुस्ती के साथ ये एफआईआर और लुकआउट नोटिस किया जा रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद जब हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा था, वहां से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, तब तो आपने इतनी तत्परता से एफआईआर दर्ज नहीं किया। तो ये राजनीति चल रही है। राजनीति क्यों चल रही है कि ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती है कि देखिए, हमने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले को देश में किसी सरकार ने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा। ये वोट बैंक राजनीति से प्रेरित एक घिनौनी चाल है which must be condemned। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब ममता बनर्जी ने इस मामले में अपनी वोट बैंक की राजनीति शुरू करती है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। पड़ोसी मुल्क के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का एक ऑडियो टेप मीडिया में वायरल हो रहा है। मात्र 2 मिनट के इस क्लिप में वो अपने पति की पार्टी पीटीआई को लेकर अहम बातचीत करती सुनी गई हैं। लीक ऑडियो में बुशरा और पीटीआई पार्टी के डिजिटल मीडिया इकाई के प्रमुख डॉक्टर अरसलान खालिद की बातचीत है, जिसमें बुशरा ने इमरान के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही बनाने के आदेश दिए हैं, जिससे पता चला है कि वो पर्दे के पीछे से किस तरह पीटीआई को चलाकर पार्टी रणनीति को दिशा देने का काम कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये लीक ऑडियो का पूरा मामला जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है? देखिए, ये बात जग जाहिर है कि इमरान खान
वो अपनी पत्नी जो थोड़ी सी तांत्रिक हैं, थोड़ी सी वो तंत्र मंत्र करती हैं, फ्यूचर देख सकती हैं, बता सकती हैं, इस तरह का इमेज बनाया गया और उसी से वो प्रेरित होकर के शायद बुशरा बेगम नहीं कहा था कि तुम शादी कर लो तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, इसलिए शायद उन्होंने शादी की। तो ये एक बड़ा चटकीला सा खबर है पाकिस्तान के लिए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार रही, इसमें कई बार इस तरह के मुद्दे आए जिससे ये साफ साफ प्रतीत होता है कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर जो वो फैसला लेते थे उसमें बुशरा बेगम का एक, उसमें कह सकते कि उसकी हिस्सेदारी होती थी, एक इन्फ्लुएंस होता था। लोग तो ये कहते थे कि बुशरा बेगम को कह देती थी कि भाई ये काम नहीं करना है तो ये काम नहीं करते थे। जैसे जो आईएसआई चीफ कौन हो, इसको लेकर के इस वजह से ही सरकार गई और ये खबर आई थी कि बुशरा बेगम ने मना किया था कि आप अभी आईएसआई चीफ नहीं बदलेंगे, और ये इतना लंबा चला गया कि इनकी सरकार चली गई, कोई आर्मी नाराज हो गई। अभी जो इस टेप से जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जो इमरान खान की पार्टी है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा दखल रखती थी। वो दरअसल वो बता रही हैं कि तब ये इतना सुस्त क्यों पड़ गया है, क्योंकि इमरान खान को ये लगा, उनकी टीम को ये लगा कि जब ये इस्तीफ़ा दे देंगे, जब ये बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो लोग उमड़ पड़ेंगे कि भाई हमारे जो है कप्तान को जो है बाहर निकाल दिया, एक सिंपैथी वेव आएगी। कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आया। और इसके लिए ये जिम्मेदार बता रहे भाई ये सोशल मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग कि भाई ये इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो। जो कोई भी इमरान खान के खिलाफ बयान देता है उसको देशद्रोही डिक्लेयर करो, उस तरह का प्रोपेगेंडा रचो। मतलब ये कि सरकार के फैसले में भी इनकी दखल अंदाजी तो थी ही, पार्टी के ऊपर भी पूरा ग्रिप था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बुशरा बेगम के साथ ये इनकी पार्टी के कई सारे लीडर्स जो थे वो सीधे सीधे बुशरा बेगम से ही आदेश लेकर के काम करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान की बर्बादी में बुशरा बेगम का भी कुछ न कुछ रोल जरूर रहा होगा। जी बिल्कुल, यानी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इमरान की गलतियों की वजह से उनके हाथ से सत्ता गई, लेकिन फिर भी वो और उनकी पत्नी अब भी अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।